ओके देखो, लास्ट क्लास हम लोग स्प्रिंग फोर्स चालू किए हैं, है ना। तो स्प्रिंग से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवा दिया आपको। अब स्प्रिंग में दो चीजें हैं, जैसे एक वेट मशीन था, स्प्रिंग बैलेंस भी यूज होता है वेट मेजर करने के लिए। तो एक स्प्रिंग बैलेंस और दूसरा कटिंग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग को कट करना होता है। तो दोनों टॉपिक आज कंप्लीट कर लेंगे। तो हेडिंग बना लीजिए, स्प्रिंग बैलेंस। कभी आप लोग यूज किए स्प्रिंग बैलेंस, है ना। ऐसा कुछ रहता है आपका वो आता है, क्या बोलते हैं, घर पे जो सिलेंडर डिलीवर होता है एलपीजी का, तो आप देखते होंगे उसे ऐसे हैंग करके वजन कर देता है, देखें कभी। एलपीजी सिलेंडर ऐसा हुक जैसा रहता है, ऐसा हैंग करेगा, वहां वेट आ जाता है। या आप लैब में भी यूज किए हो। तो स्प्रिंग बैलेंस का भी वेट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग हेडिंग बना दिए स्प्रिंग बैलेंस, हेडिंग बना दीजिए स्प्रिंग बैलेंस, है ना। आइए एक बार इसका वर्किंग समझ लीजिए। अच्छा, वेट मशीन में वेट मेजर करता था, ये तो ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस भी वेट मेजर करता है, ये ठीक है। पर एक्चुअल क्या मेजर करता था वेट मशीन में? एक्चुअल क्या मेजर होता था, याद करो। नॉर्मल, कुछ याद आया? नॉर्मल मेजर करता था। इसी तरीके से स्प्रिंग बैलेंस जो होगा, स्प्रिंग बैलेंस अपना इसी तरीके से स्प्रिंग बैलेंस जो रहेगा, ये स्प्रिंग फोर्स ही मेजर करेगा। लेकिन वही स्प्रिंग फोर्स का नाम हम लोग अब वेट रखेंगे। समझ पा रहे हैं? है तो वेट एक फोर्स ही। तो ये जो मेजर करेगा, मेजर टेंशन, टेंशन मेजर करता है। टेंशन मतलब स्प्रिंग का टेंशन क्या है? स्प्रिंग फोर्स ही है। तो टेंशन बोल दो या स्प्रिंग फोर्स बोल दीजिए, स्प्रिंग फोर्स। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो मेजर करेगा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझिए इसका वर्किंग कैसा होता है। आपके सामने एक बॉक्स जैसा होगा और इसमें ऐसा हुक लगा रहता है, ठीक है। अब जिस चीज को वेट करना है, इस हुक में आप फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे आप फिक्स कर दिए, ये उसका वेट बता देता है। अब ये कैसे काम कैसे करता है, इसके अंदर का वर्किंग भी जरा समझो। इसके अंदर का वर्किंग भी जरा ध्यान समझिए, ये काम कैसे करता है। तो अभी मैं ये वाला पार्ट हटा रहा हूं, ये तो मान लो नीचे बस फिक्स करने के लिए। इसके अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ है, इसके अंदर जो है एक स्प्रिंग लगा हुआ है, समझ पा रहे हैं? साथ में स्केलिंग किया हुआ है। यहाँ पर स्केलिंग किया हुआ है, एक पॉइंटर रहता है जो आपको दिखेगा। मान लो ये पॉइंटर है, ये आपको दिखेगा। और ये स्केलिंग क्या रहता है, 0 1 2 3 ऐसा करके स्केलिंग किया रहता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे इसमें वेट लगता है, मान लो इसमें आपने कोई वेट लगाया, आपने मान लो इसमें कोई वेट लगाया, इस वेट के कारण स्प्रिंग इलोंगेट होगा, ये पॉइंटर नीचे आ जाएगा। तो जितना नीचे आएगा, ऐसा कैलकुलेशन रहता है, पता चल जाएगा उतना केजी है। अब बताइए, कुछ याद आया? ऐसा कभी कुछ देखे हैं? नहीं देखे हैं? ओके, आप लोग अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं। तो ऐसा होता है, बहुत ज्यादा यूज है इसका। इसका नाम है स्प्रिंग बैलेंस। यूज क्या है? जनरल भाषा में बोला जाए तो वेट मेजर करेगा, जनरल भाषा में बोला जाए तो वेट मेजर करेगा, मेजरिंग वेट। वेट मेजर करके दे देगा, मास मेजर करके दे देगा, जो आपको चाहिए वो दे देगा। पर टेक्निकल भाषा में, जैसे वेट मशीन था जो अपने घर में देखें, जो आपकी जिम में रहता है, जिस पर आप खड़े होकर वेट मेजर करते हैं, वो क्या मेजर करता है? नॉर्मल। और ये स्प्रिंग बैलेंस, ये क्या मेजर करता है? टेंशन, स्प्रिंग फोर्स। जैसे ही मान लो आपने इसमें कोई मास हैंग किया, कोई एम मास, ठीक है, इसके ऊपर लगा एक टेंशन, टेंशन बोलो या स्प्रिंग फोर्स बोलो, आज मैं सिर्फ टेंशन ही बोला करूंगा। तो ऊपर तो एक टेंशन लग गया जिसको स्प्रिंग फोर्स बोलो, और नीचे इसका लग रहा है एम जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जाकर जहां पे भी रुका, इसका मतलब दोनों बैलेंस हो गया।
तो इस टी का वैल्यू मिल गया mg। तो नॉर्मल केस में देखो वेट मशीन भी W क्या मिलता है, mg ही मिलता है। समझ पा रहे हैं? तो यही हमारा वेट हो गया, यहाँ पर यही हमारा वेट हो गया, यही हमारा वेट हो गया। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर कोई बोले कि वेट नहीं चाहिए मुझे, केजी में चाहिए, मुझे मास चाहिए, हम लोग तो अपनी मास ही बोलते हैं, तो कुछ भी नहीं है, आप ये फोर्स इसको जी से डिवाइड कर दीजिए, एम बच जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रीडिंग देखो, एक वर्ड होता है रीडिंग, रीडिंग हमेशा मास का होता है, ठीक है। चाहे वेट मशीन हो, वेट मशीन में आप जब देखते हो तो उसका जो पॉइंटर है वहां पे क्या लिखा रहता है, 0 kg, 10 kg, 20 kg, न्यूटन तो नहीं लिखा रहता है। यानी जो आपको आउटपुट देता है, जो रीडिंग देता है, वो वेट का, फोर्स का नहीं देता है, वो मास का ही देता है। अंदर का ऐसा उसका कैलिब्रेशन रहता है कि वो मास को जो भी न्यूटन में आया उसको जी से डिवाइड कर देता है। तो रीडिंग इसका हो जाता है T/G। T/G मतलब जितना टेंशन आया उसको जी से डिवाइड करके तब आपको वैल्यू दिखाएगा। मान लो इसकी वैल्यू 5 आया तो ये पॉइंटर आपको यहाँ, मान लो 5 अगर है तो ये पॉइंटर 5 पे आ जाएगा। ऐसा ही इसका कैलिब्रेशन रहता है, कैलिब्रेशन मतलब ऐसा ही अंदर सेटिंग रहता है, ठीक है। तो हम लोग रीडिंग में बोल सकते हैं इसकी रीडिंग mg। देखो टी का वैल्यू mg रखो, नीचे जी, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा m, यानी इतना kg। समझ पा रहे हैं? यानी कि रीडिंग हमेशा T/G होता है। सिमिलर इसी तरीके से वहां पर पता नहीं ये पॉइंट डिस्कस किए थे या नहीं, सिमिलर अगर कोई वेट मशीन है, वेट मशीन, ठीक है, अगर मान लो एक वेट मशीन है आपके पास, ये है वेट मशीन, ठीक, इस पे अगर कोई आदमी खड़ा होकर अपनी वेट मेजर कर रहा है, तो ये क्या मेजर कर रहा है वेट मशीन, नॉर्मल। ये तो मेजर करके आपको नॉर्मल देगा, ये देगा फाइंड नॉर्मल। पर ये वेट मशीन आपको जो बताता है नॉर्मल मतलब फोर्स न्यूटन होना चाहिए, पर बता रहा है केजी। क्यों? क्योंकि वेट मशीन का भी जो रीडिंग होता है, वेट मशीन का भी जो रीडिंग होता है वो होता है नॉर्मल बाय, नॉर्मल को मैं एन लिख रहा हूं, नॉर्मल बाय जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, देखो कोई भी आदमी खड़ा है वेट मशीन पर, यानी वो बैलेंस है, तो आदमी पे वेट मशीन वाला सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल, और आदमी के ऊपर एक जी भी लग रहा होगा mg, और चूंकि आदमी स्टैंडिंग है, खड़ा है, यानी नॉर्मल और mg क्या है, बराबर है। अभी आप बैठे हो तो आप पे नॉर्मल लग रहा है या नहीं लग रहा है, लग रहा है ना जी, और आप पे ग्रेविटेशन भी लग रहा है, तो अभी दोनों क्या है, बराबर है। इसलिए ना आप सीट के ऊपर जा रहे हो ना सीट के अंदर जा रहे हो, इस केस में भी आपका एन का वैल्यू कितना है, आपके mg के बराबर। तो ये जो आ जाता है अपना n इक्वल टू mg आ जाता है। अब अगर देखो n की जगह mg डाल दो और नीचे g डालिएगा, g से g कैंसिल आकर m में आ जाएगा kg। यानी एक बात समझो, रीडिंग जब भी मिलता है kg में मिलता है, रीडिंग जब भी मिलता है केजी में मिलता है। क्यों केजी मिलता है? इसका जनरल लाइफ में यूज न्यूटन में नहीं है। कोई आदमी, जैसे कि आप घर का ये आप देखोगे ना, सिलेंडर जो डिलीवर करता है एलपीजी का वो साथ में रखता है, रूल है, कई लोग उससे चोरी कर लेते हैं ऐसा। उसको बोलोगे भैया मुझे वेट करके दो, तो वो आपको ऐसा मेजर करके देगा, देखो 14.7 केजी है डोमेस्टिक सिलेंडर। समझ पा रहे हैं? तो उस अगर मान लो घर वाला, घर में कोई लेडी है, बोलेगा 20 न्यूटन सिलेंडर है, वो पागल हो जाएगा, बोले क्या बोल रहा है, केजी समझ में आता है, बात समझ पा रहे हैं? तो जो जनरल रीडिंग होता है उसका यूज केजी में, ये लोग मास समझते हैं। इवन दो वेट बोलता है लेकिन समझता मास ही है, बोलेगा वेट कितना, बोलेगा 20 kg या 50 kg। आप टेक्निकल है तो आप समझते हैं वेट एक फोर्स है, उसका यूनिट न्यूटन होता है। तो केजी बोल रहा है मतलब वो बोल क्या रहा है, मास, पर गलती से वो वर्ड यूज कर दे रहा है वेट। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या वेट का यूनिट केजी होगा क्या? नहीं, वेट क्या है, फोर्स है। तो वेट का यूनिट हमेशा न्यूटन रहेगा। वेट जो है ये फोर्स है, वेट जो है ये फोर्स है, इसकी यूनिट न्यूटन होगा। तो वो जब भी अगर
केजी बोलता है, जब भी कोई वेट में केजी बोलता है, समझिए वो गलती से बता रहा है ना, वो बताना आपको मास ही चाह रहा है। क्लियर है? तो अभी हमें क्या समझना था, इसमें दो बातें समझना था। पहली बात है, स्प्रिंग बैलेंस का वही यूज है, स्प्रिंग बैलेंस का वही यूज है जो वेट मशीन का यूज है। दोनों का वर्किंग भी लगभग सेम है। वेट मशीन नॉर्मल फाइंड करता है और उसी नॉर्मल को हम वेट बोलते हैं, इसी नॉर्मल को हम लोग यहाँ पर वेट बोलते हैं। सेम इसी तरीके से स्प्रिंग बैलेंस स्प्रिंग फोर्स यानी टेंशन मेजर करता है। टेंशन का मतलब यहाँ स्प्रिंग फोर्स है, टेंशन मेजर करता है और इसी टेंशन को हम लोग वेट बोलते हैं। पर जब आपको वैल्यू केजी में चाहिए या एग्जाम में वर्ड यूज रहेगा रीडिंग, तो आप समझना केजी की बात कर रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स को भी जो रीडिंग रहेगा जी डिवाइड करके निकलता है, यहां भी जी डिवाइड करके निकलता है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, बस इतनी बातें नोट करें, बस इतनी बातें नोट कीजिए। स्प्रिंग बैलेंस का जब भी क्वेश्चन आए, स्प्रिंग को एक स्ट्रिंग मान लेना, एक टेंशन वाला चीजें मान लेना, धागा, बहुत आसान हो जाएगा। अब आराम से इसे नोट कर लें, फिर हम लोग दो तीन क्वेश्चन करेंगे। आइए करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हो गया ना सभी का? प्लीज जल्दी कंप्लीट करें जिनका रिमेनिंग। वेट मशीन या स्प्रिंग बैलेंस ये बोलकर अपनी सिलेबस में ही है, तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए। इसका रीडिंग का मतलब क्या है और ये मेजर क्या करता है, ये प्रॉपर अपनी सिलेबस में है। पीवाईक्यू लगाएंगे, देखेंगे कई क्वेश्चन में वर्ड। अच्छा, कैसे पता चलता है कि अपनी सिलेबस में है? एक सिलेबस तो एनटीए के आपके वेबसाइट पर मिलेगा, तो वहां इस चैप्टर में क्या मिलेगा, मानो लॉज ऑफ मोशन का निकाल लो, लिखा रहेगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, फंडामेंटल ऑफ फोर्स, चैप्टर खत्म। ये आप कैसे पता चलोगे ये सिलेबस में है या नहीं? सिलेबस का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक आपकी सिलेबस में लिखा हुआ है, उस टॉपिक से देखो पिछले 20 साल 25 साल में क्या क्वेश्चन आया है। जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ, ये सब है बेसिकली, टॉपिक का नाम बोला जाए तो न्यूटन सेकेंड लॉ है। ये क्या किए बताओ, ये दोनों बैलेंस के क्या किए, न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू एम। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को यूज करते हुए जितनी भी क्वेश्चन बनता है, जितना भी तरीके का क्वेश्चन बनता है, वो अपनी सिलेबस में। तो दो तीन बार अपनी नीट ने भी एम्स, जब एम्स अलग हुआ करता था तब, और जेई मेंस तो भर भर के पूछता है ये रीडिंग वाला। आइए, तो तुम बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस लिखा हो जरूरी नहीं वो स्प्रिंग बना के भी दिखाएगा डायग्राम में, या वर्ड में भी लिखा हो सकता है इस चीज को। तो देखो, एक स्प्रिंग बैलेंस है, उसके दोनों एंड से दो स्ट्रिंग से दो मास को हैंग कर दिया गया, 2 kg 2 kg। अब आपसे पूछ रहा है कि स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग बताइए। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग। ठीक है, बहुत ध्यान समझिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। थोड़ी देर बाद जब सीख जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन ओरल आंसर देने लग जाएंगे। अगर आप पीवाईक्यू लगाए होंगे तो आप देखे होंगे इस टाइप का क्वेश्चन है। पहली चीज, जैसे स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग पूछा, अपने माइंड में क्या आना चाहिए? अपने माइंड में आना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है टेक्निकली। आंसर है टेंशन या फिर उसका स्प्रिंग फोर्स। ये भी मुझे समझ में आता है, स्प्रिंग है एक्चुअल में ये कहानी कैसा है, एक्चुअल में ये कहानी ऐसा है ना, इधर एक मास हैंग है और इधर एक मास हैंग है, यही एक्चुअल कहानी है। कल एक कहानी किए थे, याद कीजिए, एक पुल्ली था, इधर एक स्प्रिंग था और इधर एक मास था, याद आया? और कल मैंने इस क्वेश्चन से एक सिखाया था एक पॉइंट, क्या कि यहाँ का जो स्प्रिंग फोर्स होगा वही होगा जो ये टेंशन होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
यानी स्प्रिंग फोर्स एक टेंशन की तरह आप ट्रीट करोगे जब भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आएगा। ये बातें समझ पा रहे हैं? तो ये स्प्रिंग फोर्स, ये स्प्रिंग बैलेंस मेजर करेगा टेंशन, यानी कुल मिलाकर आपको नहीं लग रहा है इस पूरे में एक ही टेंशन होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर यहां से यहां तक स्प्रिंग को, जैसे यहां क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको भी स्ट्रिंग मान लेते थे, अगर मान लो कि ये भी पूरा एक स्ट्रिंग है तो पूरा हो गया ना एक स्ट्रिंग, पूरे में टेंशन होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर इस कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है? टेंशन। एक बार टेंशन फाइंड हो गया, उसको जी से डिवाइड कर देंगे, वही रीडिंग होता आ जाएगा, केजी में आ जाएगा आंसर। और अगर न्यूटन में है तो वही टेंशन रह जाएगा। अब इसमें टेंशन फाइंड करना कोई मुश्किल काम है क्या? नहीं है। फिर भी आपके माइंड में नहीं आ रहा हो तो मुझे एक बात बताओ, दोनों जो ब्लॉक है 2 kg का, ये एक्सेलेटेड होगा या रेस्ट में होगा? एक्सेलेटेड मतलब मूव करना। क्या ये मूव करेगा, रुका रहेगा? रुका रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ 2 kg है। हाँ, अगर मान लो एक 5 kg होता या एक 3 kg होता, दोनों का फोर्स कम होता, तो जिधर ज्यादा होता उधर नीचे जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी अभी बैलेंस है। अब आपको समझ में आ गया कि ये चीजें बैलेंस है, तो अब एफबीटी बना देंगे, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। एक स्टेप का क्वेश्चन है, बस बेसिक जानकारी होना चाहिए हमें। किसी का भी एफबीटी बना दीजिए, आप अलग से बनाना, मैं यहां बना देता हूं। मान लो इस 2 kg का बना रहे हैं, 2 kg, एक्सेलेरेशन इज 0, ऊपर लगेगा टेंशन और नीचे लगेगा mg, तो t का वैल्यू क्या हो गया जी? mg, t इक्वल टू 2 × 10, यानी टेंशन हो गया 20 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ पाए? अब हर जगह यही टेंशन होगा, स्प्रिंग फोर्स भी यही होगा। ये जो टेंशन है, यही टेंशन बाद में स्प्रिंग फोर्स भी दिखेगा, यही स्प्रिंग फोर्स भी होगा। ये पॉइंट पे देखो, घर पे दिमाग खराब होगा। अभी बता दीजिए, क्या ये बातें आप कन्विंस हो पाए? ये जो यहां पर आपको टेंशन दिखेगा टी, वही टेंशन, वही स्प्रिंग फोर्स यहां पे भी दिखेगा, और ये स्प्रिंग फोर्स और टेंशन का वैल्यू सेम होगा। क्लियर है ना? तो अब आपको रीडिंग तो नहीं बताएंगे केजी में, उसे जी से डिवाइड कर देंगे, पर वो अपना काम कर दिया, स्प्रिंग फोर्स काम कर दिया, स्प्रिंग बैलेंस, वो आपको 20 न्यूटन बताएगा। अब अगर रीडिंग देना है एग्जाम में, अगर रीडिंग लिखना है केजी में, रीडिंग का मतलब केजी में, तो ठीक है, टी को जी से डिवाइड करेंगे, यानी कि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर हो जाएगा 2 kg। आंसर हो जाएगा 2 kg। तो याद कीजिए, जब वेट मशीन था तो उसमें भी जब तक लिफ्ट एक्सेलेट नहीं हुआ था, वेट हमेशा mg ही आया था, याद है? हाँ, उसमें एक्सेलेशन आया था तब वैल्यू बदला था। यहाँ पे भी अगर एक्सेलेशन आ जाएगा तब वैल्यू बदलेगा। जैसे वेट मशीन अलग अलग वैल्यू दे सकता है, इसी तरीके से बातें समझ पा रहे हैं? वहां पे भी याद है, वेट मशीन को लिफ्ट के अंदर रखे थे, ऊपर जा रहा था तो वेट गेन हो रहा था, नीचे जा रहा था वेट लॉस हो रहा था, पर रेस्ट में था या कांस्टेंट वेलोसिटी से था तो mg ही आ रहा था। कुछ याद आया? सेम वही कहानी है। अभी चूंकि सिंस इसका एक्सेलेरेशन 0 है, इसीलिए अभी इसका मास नॉर्मल मास है, 2 kg का 2 ही kg आया। क्लियर है ना? अच्छा, कुछ महान आत्मा, उनको लगता है ये वेट मेजर करेगा तो 2 kg इधर 2 kg इधर, 4 kg, 4 kg वाला दिमाग में तो नहीं आएगा। मान लीजिए आप सिंपल एक तराजू, तराजू समझ रहे ना, तराजू से भी सोचोगे, तराजू को मानो 2 kg मेजर करना है, तो इधर 2 kg रखते हो तो इधर भी तो 2 kg रखते हो, एक साथ उस पर कितना मास होता है? 4 kg, पर आप क्या बताते हो कितना मास है? 2 kg। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अजीब अजीब दिमाग नहीं लगाएंगे, इधर 2 kg इधर 2 kg, तो ये वेट बताता है तो 4 kg हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं? ठीक है, जल्दी से कंप्लीट करें। अब आपको क्वेश्चन करना है, एकदम बेसिक कंप्लीट हो गया। अब ये बात दिमाग में बैठा लीजिए कि इससे ज्यादा कोई नॉलेज नहीं चाहिए स्प्रिंग बैलेंस का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होगा वो आपके बेसिक के कारण दिक्कत होगा। अगर स्प्रिंग बैलेंस की इतनी बातें आप समझ गए तो स्प्रिंग बैलेंस का हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप एलिजिबल है। सब कुछ सेम रखते हैं, एक मास को हम लोग चेंज कर रहे हैं, है ना, ताकि एक्सेलेरेशन आए तो वेट चेंज हो। तो एक मास को मैं किसी एक मास को चेंज कर दे रहा हूं। आप क्वेश्चन
अलग बनाएंगे, आप अपने में सेम में ही नहीं कैलकुलेट कर देना, ठीक है। मान लो इसको मैं ना 3 kg कर दे रहा हूं, आजा, इसको मैं 3 kg कर दिया, ये 3 kg हो गया। बाकी क्वेश्चन सेम है, वही आपको स्प्रिंग बैलेंस वगैरह बताना है। आइए अब जितना समय लेना है लीजिए। पहली चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि मुझे टेंशन निकालना है, टेंशन मिल गया, बाद में उसको जी से डिवाइड कर देंगे। लीजिए 1-2 मिनट जितना का समय लें, 2.4 kg, 2.4 kg, 2.4 kg का मतलब टेंशन कितना आया होगा, जी से 10 से डिवाइड होकर आया, यानी कि 24 न्यूटन आया होगा टेंशन। टेंशन का वैल्यू 24 न्यूटन आया होगा। ओके, आया ना हम सभी का? जल्दी कंप्लीट करें जिनका रिमेनिंग, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना ही आपको, एनी हाउ आपको सॉल्व करना ही है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए मेरी बात। आप क्या किए, आप क्या के स्टेप आपका क्या था, टेंशन तो निकालना था, ये क्लियर है। आपका स्टेप क्या था, किसका एफबीटी बनाए आप, दोनों का, दोनों का एफबीटी बनाए, 3 kg का बनाए, ऊपर की तरफ दिए टेंशन, नीचे की तरफ दिए एमजी, एमजी का मतलब हो गया 30 न्यूटन, और ये बॉडी को किधर एक्सेलेरेट कराए, ज्यादा 3 kg तो यही नीचे की तरफ गया होगा, है ना। तो आप यहाँ इक्वेशन बना दिए 30 माइनस टी इक्वल टू 3a, ये आपका एक इक्वेशन बना था। ये देखो 2 kg, ऊपर की तरफ आपका टेंशन और नीचे की तरफ mg यानी कि 20, और ये बॉडी ऊपर जा रहा है यानी कि t माइनस 20, t माइनस 20, t माइनस 20 इक्वल टू 2a, इसका इक्वेशन 2 यही किया। फिर इक्वेशन 1 और 2 को आप ऐड कर दिए, है ना, आपने किया 1 + 2, ये टी टी कैंसिल हो गया आपका, तो आपका बचा 30 माइनस 20 इक्वल टू 3a माइनस 2a, ये बचा 10 इक्वल टू a का वैल्यू 10 आया था, 2 आया था, ओहो प्लस कर रहे हैं, सॉरी, हाँ प्लस कर रहे हैं, तो ये 5a हो गया, यहां से a का वैल्यू आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब आप एक्सेलेरेशन निकाल लिए तो t का वैल्यू कहीं भी डाल दीजिए, मान लो इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो t माइनस 20 इक्वल टू 4, तो t इक्वल टू 24 न्यूटन, ठीक है। t जब निकाल लिए तब रीडिंग निकाले T/G यानी 24/10, और आपका आंसर हो गया 2.4 kg। मुझे बताइए क्या आप सभी इसी तरीके से किए, आपकी नोटबुक का ही जीरोक्स यहाँ पे दिख रहा है, कुछ भी अलग दिख रहा है क्या आपकी नोटबुक और इसमें, फिर आप क्यों लिख रहे हैं ज्यादा। देखिए कल मैंने 2-3 क्वेश्चन उस टाइप का करवाया था, एक पुल्ली एक बुले, यहाँ पे 2 पुल्ली दिखा दिया, उससे क्या 2 मास और पुल्ली का कई क्वेश्चन किए थे हम लोग, एक ही स्ट्रिंग है। वो बार बार करने से मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था, मैंने आपको बोला था प्लीज याद कर लीजिए टेंशन का, कुछ याद आ रहा है, 2m1 m2 g/m1 + m2, कुछ याद आया, क्यों ये बोला था, इतनी प्रोसेस नहीं करेंगे एग्जाम में, मेरी बात समझो। एक बात बताइए, आप लोग कन्विंस है या नहीं, आपको कितना मार्क्स मिलने से आपको कॉलेज मिलेगा, आपको अभी भी लगता है क्या 300 400 500 तक में आपको कॉलेज मिल जाएगा क्या, अभी भी लगता है क्या फिजिक्स में 5-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, मेरी बात समझ पा रहे हैं। अभी भी अगर आप इस भुलावे में, तो फिर दिक्कत है ना। अगर अभी भी आपके माइंड में एकदम क्लियर नहीं है कि 600 से नीचे कुछ नहीं होने वाला है आपका, मेरी बात समझ पा रहे हैं, 600 मीन 600,
उससे नीचे कुछ नहीं होने वाला है। अगर इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आप कभी भी 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक तो आप लास्ट में पहुंचते हैं फिजिक्स, 2 घंटे दिमाग का सारा एनर्जी जब खत्म हो जाता है, समझ पा रहे हैं, एकदम फ्रेश एनर्जी बायोलॉजी लेकर के बचा कुछ ऑर्गेनिक लेकर चला गया, ये रिएक्शन वो रिएक्शन, हारा थका माइंड के साथ फिजिक्स पहुंचे 2 घंटे एग्जाम में लड़ने के बाद। बात समझ पा रहे हैं? और सोचे 1 घंटा आप टाइम देंगे, 45 मिनट 55 मिनट। आप लोग आज तक कभी भी एग्जाम देते हैं 1 घंटा पूरा नहीं दिए होंगे फिजिक्स में, जबकि अप्रोच ये बोलता है कि फिजिक्स में 1 घंटा से भी ज्यादा समय चाहिए, कैलकुलेटिव पार्ट है ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसके बाद अब कुछ शॉर्टकट बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं जो शॉर्टकट है ही नहीं, तो वो तो एक अलग चीज है। पर ये तो स्टैंडर्ड, कल से मैंने कई बार आपको समझाया है कि अगर मान लो 2 मास है, 2 मास है ना, 2 मास है m1 m2, तो टेंशन क्या होगा 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2। कल भी किए थे ना जी। अगर ये किए होते तो आप सोचिए ना, आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता, ना ये करना पड़ता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या इसमें और इसमें क्या अंतर, यही मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स में थोड़ा आपको ना विजडम लाना पड़ेगा। बोलो सर ये तो अलग देखने में, ये तो अलग देखने में, हर इंसान का चेहरा अलग है देखने में, तो बोलो ये ह्यूमन नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो आप ना बेसिक लॉजिक देखोगे, ह्यूमन मतलब जो चल रहा है फिर रहा है सांस ले रहा है, बात समझ पा रहे हैं, उसका कैरेक्टर देखोगे ना। फेस से थोड़े बोलोगे ऐसा मेरे जैसा चेहरा होगा तभी आदमी होगा, उसके जैसा होगा तो आदमी नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि स्प्रिंग ये जो है पुल्ली सिस्टम है, 2 मास और पुल्ली का सिस्टम है। एक बार अगर आप इस बात से कन्विंस हैं कि ये पूरा स्प्रिंग को हम एक स्ट्रिंग मान लेंगे, तो वही है ना, 2 मास है एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और रास्ते में एक पुल्ली है, यहां भी वही है, 2 मास है एक पुल्ली से जुड़ा हुआ है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आपको ये ऑप्शनल नहीं है, ये इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा एग्जाम में, तभी आप 30 सेकेंड 40 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंथी करते हैं, वो तो सिर्फ आपकी कंसेप्ट बिल्डअप के लिए है, पर ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन इस लेवल का। मेरी बातें समझ पा रहे हैं? तो इस सब लिखने के बाद एक बार इस तरीके से भी सॉल्व करो ताकि आपकी नोटबुक में रहे, नोटबुक में रहे और ये आपके कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि जब भी 2 मास और एक पुल्ली होगा तो हम डायरेक्ट टेंशन का फॉर्मूला ही यूज करेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। वो आपकी तैयारी का ही पार्ट है। वो ऐसा नहीं कि मैं आपको खुश करने के लिए ट्रिक बता दिया और आप उसको छोड़ दो, ऐसा नहीं है। वो आपकी प्रिपरेशन का ही पार्ट है। आप 11-12 के बाद स्पेशल ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे हैं तो वो चीजें ही आपकी तैयारी के पार्ट है। तो अब बताओ, अब हम अपन टेंशन कैसे निकालेंगे? अपन टेंशन निकालेंगे 2m1 इंटू m2 इंटू जी, क्लियर है ना, बाय m1 प्लस m2, है ना। ध्यान से देखिए ये कितना हो गया जी, 6 और 2 12 इंटू 10/5, 5 2 जा 10 24। क्या आपको समझ में आ रहा क्या आपको समझ में आ रहा है? ये कैलकुलेशन देखो जरा और ये कैलकुलेशन देखिए, कुछ अंतर समझ में आ रहा है? जितना बड़ा कैलकुलेशन गलती होने का चांसेस उतना है। मान लो एक बार आपने टेंशन की डायरेक्शन, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन कुछ भी थोड़ा बहुत गलती किया, फिर आपको रीचेक एक बार करना पड़ेगा। यहाँ तो कैलकुलेशन का बात बस यही हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में गलती हो सकता है, बाकी तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो प्लीज ये आप वहां पे फ्रेश, एकदम फ्रेश एक लाइन खींचकर इस तरीके से टेंशन निकालिए। अब फॉर्मूला लिख कर निकालना, नहीं तो आपको रिवीजन में दिक्कत होगा कहां से आ गया। अब फॉर्मूला लिख देना 2m1 m2 इंटू जी बाय m1 प्लस m2। एक दो बार जब जब मौका मिले आप यूज करेंगे तभी आपको याद होगा ये फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? चलिए इसे जल्दी से कंप्लीट करें उस तरीके से। एक भी मैं 1 मिनट समय दे रहा हूं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो जब भी 2 मास एक स्ट्रिंग से जुड़ा हो, क्योंकि टेंशन का तो एक ही वैल्यू आ रहा है, दोनों का मास है, तो उस टेंशन को इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करें ना। आप अपनी नोटबुक में लिखे ये वाला, इस तरीके से भी टेंशन नीचे निकालें,
इस तरीके से निकालिए ताकि आपके रिवीजन के समय ये ध्यान रहे कि नहीं ऐसा ही करना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं तब तक क्वेश्चन बना रहा हूँ, मतलब डायग्राम बना रहा हूँ, आप प्लीज उस तरीके से एक बार टेंशन निकाल दें। ठीक है, देखिए एक 2 kg का वेट मास पुल्ली से होता हुआ एक स्प्रिंग बैलेंसर है, स्प्रिंग बैलेंस के नीचे फिर से 3 kg है और वो 3 kg एक वेट मशीन पे रखा हुआ है। अब आपसे बोला स्प्रिंग बैलेंस और वेट मशीन दोनों का रीडिंग बताइए, तो मैं क्वेश्चन यहाँ मेंशन कर देता हूँ, फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस एंड वेट मशीन। रीडिंग ऑफ, अब कुल मिलाकर आपको निकालना है क्या है, 2 चीजें निकालना है। अगर न्यूटन सेकेंड लॉ पॉइंट ऑफ व्यू सोचो तो आपको 2 चीजें फाइंड करना है, क्या क्या, वेट मशीन मतलब नॉर्मल और स्प्रिंग बैलेंस का मतलब टेंशन। क्या बातें समझ पा रहे हैं? वो डायग्राम कुछ भी खतरनाक सा बना दिया, ये कुछ भी नाम दे दिया, उससे क्या मतलब। टेक्निकली में तो आपको 2 चीजें निकालना है, एक नॉर्मल जिसको जी से डिवाइड करोगे तो वेट मशीन का रीडिंग आ जाएगा, और एक बार टेंशन या स्प्रिंग फोर्स जिसको जी से डिवाइड करोगे स्प्रिंग बैलेंस का आ जाएगा। अच्छा, एक सेकेंड और मुझे ध्यान दें, आप सभी मुझे बताओ, अभी भी 2 मास एक पुल्ली ऐसा ही कुछ है क्या? अभी वो फॉर्मूला लगा सकते हैं टेंशन इक्वल टू, ये जो अपना फॉर्मूला था T इक्वल टू 2m1 m2 G/m1 प्लस m2, क्या अभी लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं और नहीं लगा सकते हैं तो क्यों नहीं लगा सकते? पहले बताओ, लगा सकते हैं या नहीं ये बताइए। अगर ये लग जाए तो ये वाला तो ओरल आंसर आ जाएगा, फिर तो स्प्रिंग बैलेंस का टी मिल गया, आप 50% क्वेश्चन तो ओरल बन गया, 4 MCQ में 2 में ऐसा ही मिल जाएगा। पहले बताओ मुझे, ये लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, पहले ये बताइए। लो कुछ तो बोलना होता है ना जी, अजीब से इंसान। हाँ, नहीं लगा सकते, ठीक है। देखिए एक इंसान हिम्मत करके ये तो बोला नहीं लगा सकते हैं, बाकी लोग आराम से देख रहे हैं। अच्छा क्यों नहीं लगा सकते ये सोचिए, एक्सेलेशन नहीं है, बातें समझ पा रहे हैं? वो जो लगाते हैं कब लगाते हैं, जब ए भी होता है सिस्टम में, 2 मास है, समझ पा रहे हैं, M1 M2 अलग अलग है, ऐसा कुछ हो रहा है ना। इसीलिए मैं ये शॉर्टकट तो फॉर्मूला है, पर अब फॉर्मूला कब यूज करना ये भी अपने पास पता होना चाहिए। तो आप यूज करते रहेंगे तभी तो पता होगा। मान लो आपने यहाँ पे कभी लगा दिया, नहीं आया, आंसर नहीं मिला, तो फिर आप काटे, तो ये सारी चीजें करते रहेंगे, तब जाकर आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा कि कौन सा शॉर्टकट कब लगाना है। क्लियर है ना? तो ये टेंशन कब लगाते हैं, जब एक्सेलेरेशन होता है सिस्टम में। बैलेंस सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। बैलेंस सिस्टम के लिए तो सीधा सा मतलब है कि नॉर्मल ऊपर जितना उतना नीचे, उसमें कोई फॉर्मूले का जरूरत ही नहीं है। ये सिस्टम बैलेंस है, ये पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है? क्या इसमें एक्सेलेरेशन पॉसिबल है क्या? ये 2 kg 3 kg को इधर घिस सकता है क्या? नहीं घिस सकता है। और इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर तो
पूरा ग्राउंडेड है, बातें समझ पा रहे हैं। वेट मशीन, उसके ऊपर 3 kg, यानी कि ये सिस्टम रेस्ट में है, बोले ना बोले सिस्टम रेस्ट में। अब ये भी नहीं सोच पाएंगे तब दिक्कत है। आ जाइए जल्दी से, लग जाइए, ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अभी अभी ये फॉर्मूला आप किए तो आप ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे काट दो, है ना, कैन नॉट यूज सिंस एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, मेंशन भी कर दीजिए। इसे यूज नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। समझ पा रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपकी नोट्स में मेंशन होना जरूरी है। आ जाइए, अब तो कुछ कहानी में दम ही नहीं है। 2 kg 3 kg दोनों एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, नीचे वेट मशीन। इस 3 kg का एफबीटी बना दो, 2 kg का एफबीटी बना दो। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब इतनी कहानी समझने के बाद आप टेंशन का वैल्यू ओरल दे सकते हैं और उसका रीडिंग भी ओरल दे सकते हैं। देखिए ये टेंशन, तो यहां भी टेंशन आ जाएगा ना सेम, तो 20 तो ऊपर जा रहा है और नीचे mg इसका 30। समझ पा रहे हैं? चीजें रेस्ट में है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अंतर कितने का बच रहा है, 10 का। वो 10 कौन भरपूर कर रहा होगा, नॉर्मली, तो 10 न्यूटन आ रहा होगा नॉर्मल, मास 1 kg। यही देखिए, अभी आप थोड़ा और प्रैक्टिस करें ध्यान से तो कुछ क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचो कितने बच्चे 720 720 लेकर आए बताइए। हेलो, अरे आप ही का ना एग्जाम अभी हुआ था नीट में, कितने बच्चे 720 720 लेकर आए? वो भी कोई टेस्ट नहीं, फाइनल, है ना। कल तो डिसीजन भी आ गया, वो सब वैलिड है। कितने, 60 के आसपास थे ना जी। अब बताओ तो, क्या वो इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को 40 सेकंड 50 सेकंड में अगर सॉल्व नहीं करे तो पूरा 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पॉसिबल है क्या, सारे सब्जेक्ट में? वो भी आगे ना, आगे बढ़े। क्या आप सभी का आया? लो बोलो ना। नॉर्मल 10, मास 1 kg, स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन 20 न्यूटन और मास 2 kg। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। और अप्रोच भी समझ गए, ओरल अप्रोच भी समझ गए ना, कैसे ओरल अप्रोच किए? एक बार फिर से आइए, पूरी क्लास साथ में डिस्कस कीजिए। ये देखकर मुझे समझ में आ गया ना, टेंशन का वैल्यू 20 होगा, और मुझे ये समझ में आ गया कि ये 20 ऊपर है और 30 नीचे है और चीजें रुका हुआ है, इसका मतलब एक्स्ट्रा 10 ही ना है जी, यानी वही नॉर्मल है, तीसरा तो कोई फोर्स नहीं। इस तरीके से ओरल भी सोचकर हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करेंगे। ठीक, अब एक हेडिंग बनाइए। तुम अपन ये छोटा सा, मैंने क्या बोला, छोटा छोटा 2 टॉपिक है, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया आपका स्प्रिंग बैलेंस। अब है कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग करेंगे, कटिंग ऑफ फिर से अब स्प्रिंग आएंगे, फिर दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन आता है। तो एक छोटा सा हेडिंग बना दीजिए, कटिंग ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या चेंजेस होता है, ये हमें समझना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लो ये एक स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, हमारा टॉपिक हो जाएगा कटिंग ऑफ स्प्रिंग। तो मैंने बताया था अगर स्प्रिंग में कुछ भी नहीं किया जाए तो उसका जो लेंथ है उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लेंथ। और उसका मैंने एक सिंबल फिक्स कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना, एल नोट करके। तो अभी मैं इसको एल नोट मान रहा हूं। तो मान लीजिए इसका अपना जो लेंथ है ये नेचुरल लेंथ है, जिसको आप एल नोट से जानते हैं। और इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, वो भी नेचुरल है। नेचुरल मतलब मटेरियल पे स्प्रिंग कांस्टेंट, कौन सी मटेरियल का बना है, कितना इसका रेडियस है, उस सब पे डिपेंड किया होगा। स्टिफनेस भी बोलते हैं। अब कोई इंसान अगर कैंची लेकर आए और टुई टुई कर दे, कट कर दे, तो क्या होगा, ध्यान से समझिए। 2 स्प्रिंग आपको मिलेगा,
एक मान लो ये स्प्रिंग मिला थोड़ा बड़ा, एक थोड़ा छोटा, दोनों का लेंथ भी अलग अलग हो जाएगा। अब सोचो क्या चेंजेस होगा, एक तो लेंथ में चेंजेस हुआ, मान लो इसका नाम L1 रख दो, इसका नाम L2 रख दीजिए। आफ्टर कटिंग, आफ्टर कटिंग, कट किए, ठीक है। अब क्या अंतर आएगा, तो आंसर है इसके स्टिफनेस में अंतर आ जाता है। कोई भी बड़ा, जैसे आप देखो एक छोटा सा ना, अभी बिल्डिंग बिल्डिंग बनता है तो आप देखोगे छड़ जो होता है, सरिया जिसको बोलते हैं, मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लो, छड़ इतना, उसको थोड़ा भी आप ना उसको बेंड नहीं कर सकते, बातें समझ पा रहे हैं। वही छड़ जब पूरा बड़ा होता है तो देखोगे अपने आप बेंड हुआ रहता है, उसको खड़ा करता है तो हिलते रहता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो कोई चीज लंबा होने के बाद उसमें लचीलापन आ जाता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। छोटा होने के बाद उसमें स्टिफनेस आ जाता है, क्या मेरी बातें समझ पा रहे हैं। तो बड़ा है ना और ये छोटा, ये के में अंतर आ जाएगा, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो के का वैल्यू अब बदल जाएगा, इसका वैल्यू अलग हो जाएगा, के का इसका अलग हो जाएगा। तो दोनों का अब ये ओरिजिनल जो के था वो किसी का भी नहीं रहेगा, इसका कुछ अलग K1, इसका अलग K2। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएंगे कि हमेशा लेंथ और के का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। फिर से, लेंथ और के का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, यानी के एल नोट ये कांस्टेंट होता है किसी भी गिवन स्प्रिंग के लिए, ठीक है। यानी कि कट होने के बाद भी जो K इंटू L1 रहा होगा वो वही रहा होगा जो K2 इंटू L2 है, और ये वही रहा होगा जो कि K इंटू एल नोट था। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब इसमें से ये अगर आपको गिवन हो तो ये तो वैल्यू मालूम है, अब इसमें से कुछ भी निकालना है, नहीं निकाल सकते हैं। एल मालूम है तो के निकाल सकते हैं, के मालूम है तो एल निकाल सकते हैं। बस ये कंसेप्ट याद रखना है। चलिए जी, ये अब आपको सॉल्व करके देना है, एकदम बेसिक बात। मुझे मालूम है K1 इंटू टू, इसकी वैल्यू कितने के बराबर होगा, 50 इंटू 5 के। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो हो गया ना, 2 से इसको कैंसिल कर दिया 25, तो K1 का वैल्यू कितना हो गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से K2 भी निकाल सकते हैं, ये एक हो गया। K2 इंटू 3 इक्वल टू, फिर से वहां से कर दो या यहां से कर दो, बात एक ही है, 50 इंटू 5, तो K2 हो गया 250/3, या जो भी डिवाइड करके आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बस आपको प्रैक्टिस करा रहा था, आप उसे जल्दी से नोट करें, मैं इधर अब क्वेश्चन रेडी करता हूं। क्लियर है ना ये हम सभी के लिए। हेलो भाई बोलो ना, आधा बच्चा, आप लोग सो जाते हो क्या, पता चलता कौन से धुन में चले गए। अभी देखो जब हम लोग कटिंग ऑफ स्प्रिंग में और अच्छे अच्छी क्वेश्चन पाएंगे तो आप ही लोग की तरह आएगा। स्प्रिंग कट हो जाता है उसको पता ही नहीं चलता हम कट हो गए, यही वाली कहानी होगा। अभी देखो
चलिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो पूरी कहानी को नहीं लिखकर मैं डायग्राम की मदद से पूरी कहानी आपको समझाता हूं। आपको जो भी लगेगा जरूरत, वो अपनी भाषा में आप क्वेश्चन लिख लेना। माँ की डायग्राम में एक बार देखो जरा डायग्राम, बिना बोले आपको समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है ना? ठीक है, अगर समझ पा रहे हैं तो आप अपनी भाषा मत भी लिखना, डायग्राम बना लेना। अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान देखिए। दिया हुआ एक स्प्रिंग था जिससे एम मास हैंग था। स्प्रिंग का अपना लेंथ, नेचुरल लेंथ एल नोट था, उसकी कांस्टेंट के नोट है, और जब एम मास हैंग किया तो उसमें एक्स नोट का एक्सटेंशन आया। ये इनिशियल कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये इनिशियल है, इनिशियल, और ये फाइनल है। उसके बाद किसी ने क्या किया, इसमें से कुछ पार्ट को कट करके फिर पैरेलली इसका जोड़ दिया एक मास से। ठीक है, कहा कितना कट किया, तो पूरा एल नोट को देखो दो पार्ट में कट किया। एक पार्ट है 3 एल नोट बाय 5, दूसरा पार्ट है 2 एल नोट बाय 5। दोनों को जोड़ोगे एल नोट आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जहां से भी रहा हो वहां से कट करके इस तरीके से दोनों को कर दिया। अब जब दोनों को एक साथ फिर से इसी मास से अटैच किया, तो चूंकि दोनों पैरेलली है तो दोनों में सेम एक्सटेंशन आएगा। तो दोनों स्प्रिंग में कितने का एक्सटेंशन आया? एक्स का। समझ पा रहे हैं? तो आपको x का वैल्यू पूछा है, ऑप्शन में जो 4 है सभी में x नोट का टर्म है, यानी कि 2x नोट, x नोट बाय 2, 5 बाय 2 x नोट, इस तरीके से आपका सभी ऑप्शन है। यानी हमारा आंसर, क्योंकि इधर कोई फाइनल वैल्यू तो दिया नहीं, 2, 4, 5 जिसमें आंसर लेकर आएंगे, तो आपका वैल्यू x नोट के टर्म में आएगा, 2x नोट या 5 बाय 2 x नोट। सर इस तरीके से कुछ आंसर आपको लाना है, ऑप्शन में ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, आप आराम से बनाइए, डायग्राम बना लीजिए। अब जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया और आपको भी समझ में आया, अगर लगे कि रिवीजन के समय मैं कुछ भूल सकता हूं तो आप अपनी भाषा में मेंशन कर दीजिए, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, जल्दी से फिर हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। अब बताइए, आपको क्या लगता है इसका सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए? इसके सॉल्व करने का क्या अप्रोच होना चाहिए बताइए? तो कहानी ये पूरा न्यूटन सेकेंड लॉ का एक ही अप्रोच है, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स बैलेंस। अच्छा, ये कौन सा कंडीशन है, चाहे ये लो या ये लो, दोनों क्या रेस्ट वाला ही कंडीशन है? तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऐसा तो नहीं कि लगाने के बाद ये मूव करते चला जाएगा, ऐसा नहीं, दोनों में एक्सटेंशन होकर रुका हुआ है, यानी दोनों का एफबीटी बनाएंगे, है ना, और नेट फोर्स इक्वल कर देंगे, जितना ऊपर की तरफ उतना नीचे की तरफ। क्लियर है? चलिए बनाइए जरा, फाइनल कंडीशन का एफबीटी और इनिशियल कंडीशन का एफबीटी इस मास का, खुद समझ में आ जाएगा। क्या अब यहां पर के यूज करेंगे? अब दोनों टुकड़ा का के अलग हो जाएगा, समझ पा रहे हैं? स्टेप 1 तो आपको के ही निकालना पड़ेगा दोनों का। इस स्प्रिंग का के कितना होगा और इस स्प्रिंग का के कितना होगा, ये तो पहले ही आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर है ना? नाम दे दो K1 K2 कुछ भी। अच्छा, ये क्वेश्चन में नहीं है, आप डायग्राम में मत लिख देना, नहीं तो रिवीजन के समय आपको पता चलेगा के दिया हुआ है। अगर के देगा तो फिर लेंथ नहीं देगा, दोनों में से कोई एक चीज देगा, या तो लेंथ दे दिया तो के आपको निकालना पड़ेगा, या के दे दिया फिर लेंथ नहीं देगा, एक चीज आपसे फाइंड करवाएगा हमेशा। तो आप पहले नीचे के निकाल लीजिए, मुझे एक बार के का पहले आंसर दे दीजिए, K1 कितना आया, K2 कितना आया। आप जो भी करें अलग से लिख कर करें, डायग्राम ही क्वेश्चन है तो इस पर फ्रेश डायग्राम। हाँ जी, K1 K2 कोई शेयर करेंगे, कहा कितना है? K1 का वैल्यू आ गया आपका, के नोट के टर्म में आएगा, सब कुछ तो अपन के नोट के टर्म में ना, एल एल तो कैंसिल हो गया होगा, 5 के नोट बाय 3, हाँ ठीक है, वो आ गया होगा 5 के नोट बाय 2, हाँ ठीक है। अब आपको के मिल गया तो उससे क्या होगा, इसमें फोर्स के एक्स जो लगाएंगे वो फ्री बॉडी डायग्राम में दिखा सकते हैं। अब दोनों का एफबीटी बनाइए जरा,
इनिशियल और फाइनल कंडीशन का एफबीटी। मैं तो डायग्राम में ही बनाऊंगा, आप अलग से बनाइएगा। इसका एफबीटी क्या है, एक फोर्स नीचे लगेगा mg और ऊपर क्या लगेगा एक kx, ठीक है ना। kx मतलब k नोट x नोट, और इक्वेशन क्या बनेगा k नोट x नोट इक्वल टू mg। क्या यही हमारा एक इक्वेशन हुआ? क्या यहाँ पे भी नीचे वही लगेगा mg, पर यहाँ ऊपर लगेगा k1 x1 और k2 x2, दोनों स्प्रिंग खींचेगा ना ऊपर। यहाँ का इक्वेशन क्या बन गया, k1 x1 प्लस k2 x2 इक्वल टू mg। हालांकि x1 x2 एक ही है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो x1 इक्वल है x2 के, जो x है इसको बोल सकते हैं k1x प्लस k2x इक्वल टू mg। x कॉमन ले लिए, k1 प्लस k2 इक्वल टू mg। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों राइट हैंड साइड mg mg, कंप्लीट खत्म। तो क्या इक्वेशन बन जाएगा, k नोट x नोट शुड बी इक्वल टू x k1 प्लस k2, है ना। अब तो कोई मुश्किल ही नहीं, k नोट x नोट इक्वल टू k इंटू, अब दोनों को जोड़ दीजिए, फिर कैंसिल कर दीजिए। आप अच्छे से, आप भी इसी तरीके से डायग्राम में सब काम मत कर देना। आपकी नोट्स ऐसी है ताकि 2 महीने बाद 3 महीने बाद एग्जाम के समय जल्दी जल्दी में रिवीजन में सब कुछ समझ में आए। आ गया ना? कितना आ गया, 6/25 x नोट। x का वैल्यू आ रहा है 6 बाय, इसको सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू आएगा 6/25 x नोट। क्या हम सभी का यही आंसर आया? नहीं आया तो यही लिख लो, यही आ जाएगा। पीछे से आया कुछ 6/25 जैसा? नहीं आ रहा है? लीजिए 1 मिनट और लीजिए, क्रॉस चेक कीजिए, तो फिर भी नहीं आएगा तो मैं बोर्ड पे कर दूंगा। प्लीज खुद से फाइंड आउट कीजिए जरा। 6/25, यही आया था ना जी, 6/25। ये एफबीटी समझे ना, ये दोनों इक्वेशन भी समझ गए, इक्वेशन 1 और 2 ये समझे, यहाँ समझाना है। ठीक है, देखिए पहले कंडीशन देखो, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स kx, क्लियर है ना। ये रेस्ट में मूविंग है,
रेस्ट में, यानी ऊपर नीचे का फोर्स बराबर। सेम यही कहानी, ये भी रेस्ट में है ना, तो ऊपर नीचे का फोर्स बराबर। हाँ, यहाँ दो स्प्रिंग है, दोनों अपना के एक्स लगाएगा, पर दोनों का एक्स सेम है तो दोनों का एक्स सेम रख दिया ना। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें के का वैल्यू चाहिए, तो इसके राइट हैंड साइड में एम जी है और इसके राइट हैंड साइड में क्या है, एम जी है, यानी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड भी क्या है, सेम। तो एक्स नोट शुड बी के नोट, एक्स नोट शुड बी इक्वल टू इतना, ठीक है ना। यहां से सॉल्व करेंगे। सबकी वैल्यू रख के नहीं आया कुछ, के नोट के वन के टू का वैल्यू रखिए ना। नहीं समझे, देखो के वन का वैल्यू कितना है जी, 5 के नोट बाय 3, और के टू का वैल्यू है 5 के नोट बाय 2, ठीक है ना। अब देखो दोनों में के नोट एलसीएम लेकर इससे कैंसिल कर देंगे ना, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनकर आ जाएगा, देखो इधर एक्स नोट बचा, इधर एक्स इंटू, देखो इस दोनों में नहीं कुछ समझ में आ रहा है, हालांकि 5 भी ले सकते हैं, तो जो भी हो एलसीएम तो करना ही पड़ेगा, तो कर लेते हैं एलसीएम। तो 3 इंटू टू 6 एलसीएम हो, ये 2 टाइम्स यानी कि 10 प्लस ये 3 टाइम्स यानी कि 15, तो एक्स नोट इक्वल टू एक्स इंटू 25/6, है ना, इसको इधर भेजिए, तो 6x नोट बाई 25 इक्वल टू एक्स, यही था ना। चलिए आगे बढ़े क्या, ये कटिंग का एक प्रोफाइल है, ये क्वेश्चन में कुल मिलाकर के ही फाइंड करना था, उसके बाद तो कुछ भी नया नहीं है एफबीटी बनाना। अब कई क्वेश्चन ऐसा आता है कि इसको कट कर दिया छोड़ दिया, अब बोलेगा इसका न्यू फोर्स बताइए, इसका न्यू फोर्स बताइए, इसका एक्सेलेरेशन उसका एक्सेलेरेशन, ऐसा समझ पा रहे हैं। तो चलिए करें, आगे करें। तो अभी एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चन करेंगे, तो हेडिंग अगर बनाना है इस पैटर्न को तो आप ऐसा लिख लीजिए, एक्सेलेरेशन आफ्टर कटिंग, एक्सेलेरेशन आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, दोनों को अब कट करेंगे, दोनों का डिफरेंस भी एक साथ देखेंगे। एक्सेलेरेशन आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग, स्प्रिंग को कट करेंगे, स्ट्रिंग को कट करेंगे, क्या होता है नहीं होता है, बहुत ध्यान से 10-15 मिनट आपको समझना पड़ेगा, फिर से एक बार माइंड में चीजों को बैठा लें। स्ट्रिंग सबसे आसान केस होता है, धागा वाला, तो पहले उसे कर लेते हैं, फिर हम लोग स्प्रिंग में आएंगे। आइए, तो बहुत ध्यान से समझिए चीजों को। एक मान लो स्ट्रिंग है, एक मास है, फिर से मान लो एक मास, ठीक है, एक को मान लिया m, एक को मान लिया 2m, ओके। अभी कोई कट नहीं किए हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें टेंशन निकालना और एक्सेलेरेशन निकालना, यही तो चीजें हो सकता है। तो एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, 0, दोनों का एक्सेलेरेशन अगर मुझे निकालना हो तो देखकर हम बता सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ, नाम भी दे दो m और 2m, या a और b कुछ भी नाम दीजिए। तो एक्सेलेरेशन ऑफ a एंड b दोनों क्या रहेगा, 0, समझने में कोई दिक्कत नहीं।
एक बात बताइए मुझे, ऊपर का स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग दोनों में टेंशन सेम रहेगा, अलग रहेगा? समझ पा रहे हैं? तुरंत माइंड में आया ना कि यहां से आएगा एक सेम सेम सेम, पर दूसरा फोर्स आ गया तो यहाँ के बाद बदल जाएगा। क्लियर ना? तो अब दोनों का टेंशन भी निकालना है। बताओ, ओरली निकाल पाओगे टेंशन? बोलो, तुरंत निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहला स्टेप में इसका एफबीटी बनाएंगे, है ना? तो इसका नीचे mg यानी कि 2mg और ऊपर टेंशन। समझ पा रहे? इसका नाम 1 रखो, इसका नाम 2 रखो, तो टेंशन T2। क्या मेरी बात समझ पा रहे? चीजें बैलेंस है, यानी T2 का वैल्यू क्या मिल गया? 2mg। क्लियर है मेरी बातें? अब मानो किसी को T1 निकालने का शौक है, क्या करेगा वो? जिससे जल्दी सॉल्व हो जाए, और वो ट्रिक कई बार हम लोग बातें किए हैं। क्या m और 2m को सेम सिस्टम मान सकते? समझ पा रहे हैं? तो इस पूरे को एक सिस्टम मानोगे तो क्या बन जाएगा? इसका एफबीटी बनाओ 3m। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसके ऊपर एक टेंशन T1 और नीचे हो गया 3mg, है ना, इसका mg। तो T1 का वैल्यू क्या मिल गया? 3mg। तो देखो, पहले तो इतना तो हमें अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आगे वाला कटिंग वाला पार्ट समझेंगे। यहां तक में दिक्कत नहीं ना? तो कभी भी इस टाइप का सिस्टम देखकर हम ओरल टेंशन निकाल सकते हैं, ओरल एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं। अब कोई आदमी मान लो उसे मन नहीं लग रहा है, उसने क्या किया? टूइंग, ऐसा भी कट कर दो, ऐसा ना, ऐसा कट कर दिए। अब अगर कट किया तो आपसे पूछेगा जस्ट आफ्टर कटिंग, है ना, फिर से टेंशन दोनों और एक्सेलेरेशन बताइए दोनों ब्लॉक का। समझ पा रहे? तो जस्ट आफ्टर कटिंग, देखो थोड़ी टाइम हो जाने के बाद तो चीजें ठीक है, जैसा होना है अलग अलग बना देंगे। जस्ट आफ्टर कटिंग क्या होगा? एक मैं ना पॉइंट बताता हूं, वो आप दिमाग में बैठा लीजिए और आप समझ भी लीजिए। मान लो अगर इसको कट कर दिए, ये वाला जो स्ट्रिंग है 2 वाला स्ट्रिंग जिसका टेंशन बता है T2, इसका टेंशन आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? ये तो मास 2m हट जाएगा ना, तो इसमें कुछ टेंशन देने के लिए बचेगा क्या? यानी इसका टेंशन क्या हो जाएगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जिसका कटेगा, जो भी स्ट्रिंग कटेगा, उसका टेंशन क्या हो जाएगा? ये जीरो होने में समय लगेगा, तुरंत हो जाएगा, आंसर तुरंत हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, दोनों में वैलिड है, अभी स्प्रिंग में भी आएंगे। जो स्प्रिंग कट गया उसका स्प्रिंग फोर्स 0, जो स्ट्रिंग कट गया उसका टेंशन 0, जो कटा उसी समय वो 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से, जो कट जाएगा उसका टेंशन या स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा? जस्ट आफ्टर, तुरंत, उसमें समय नहीं लगेगा। क्लियर ना? ओके, तो उस पॉइंट को मैं लास्ट में दिखा दूंगा, पर अभी समझिए। तो अब जरा 2m को देखो, अब दोनों का एफबीटी बनाइए, 2m को और m को। जरा 2m में कौन सा फोर्स लगेगा? 2m का एक्सेलेरेशन ओरली भी बता सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। एकमात्र फोर्स लगेगा mg, तो एक्सेलेरेशन भी एकमात्र हो जाएगा क्या? g। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? g। कोई चाहे तो एफबीटी से बना सकते हैं, 2mg नीचे f इक्वल टू ma, फिर m को 2m से डिवाइड करोगे, बचेगा g। इसका एक्सेलेरेशन g हो जाएगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ। क्लियर है ना? और इसका टेंशन क्या हो जाएगा? 0। इस पे जो ऊपर की ओर टेंशन लग रहा है T2, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। क्लियर है ना मेरी बातें? चाहो तो नीचे दिखा दो, 2mg तो लगेगा ही। ओके, m के बारे में जरा सोचो। अब क्या दोनों को सेम सिस्टम नहीं मान सकते, साफ कट हो गया। तो m में तो ऊपर तो लगेगा ही वो टेंशन, अब तो कोई दिक्कत नहीं, उसका T1 ही है। और नीचे की तरफ क्या लगेगा? सिर्फ mg, अब तो उसके साथ कुछ नहीं है ना। और ये अभी भी किस में रहेगा? नीचे वाला कट हो जाने से मूव तो नहीं करने लग जाएगा।
तो एक्सेलरेशन 0। तो अब T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg के बराबर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कट होने के तुरंत बाद टेंशन का वैल्यू बदल गया। कट हुआ नीचे पर टेंशन ऊपर का भी बदल गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो टेंशन का वैल्यू तुरंत बदल जाता है। चलिए इसको पहले नोट करें अच्छे से। नोट करते समय भी ऐसा ना हो कि जब हाथ चले तो दिमाग को रोक दीजिए। हाथ लिखेगा, दिमाग सोचेगा, दोनों को कोऑर्डिनेट कराना सीखिए। जल्दी से नोट करें और दिमाग में लिखते समय ये बैठा लें, जिसका कटिंग होगा, जो कट होगा तुरंत 0 हो जाएगा, खत्म। जिसका कट वो खत्म, है ना। आइए आगे बढ़े। तो ये हम लोग स्ट्रिंग में देखे। अब हम लोग स्प्रिंग में कट देखेंगे। सब कुछ सेम रखते हैं, सिर्फ स्ट्रिंग को बदल दे रहे हैं कि स्प्रिंग से। फिर देखते हैं क्या होता है। तो अभी स्ट्रिंग के कट होने से दो बातें निकल कर आया। क्या दो बातें? टेंशन की वैल्यू इमीडिएटली चेंज हो जाता है। कट होने के जस्ट आफ्टर देखो दोनों का वैल्यू बदल गया। अब ना T2 इतना रहा ना T1 उतना रहा। यहाँ T1 3 mg हुआ करता था जो कि mg हो गया। T2 जो 2 mg हुआ करता था वो 0 हो गया। यानी टेंशन तुरंत बदल जाएगा। ये पहली कंक्लूजन है। दूसरा कंक्लूजन है कि जिसका कटेगा वो उसी समय 0 हो जाएगा। दिख रहा है, जहां पे कट हुआ उसी समय 0 हो गया। क्लियर है ना। चलिए तो एक पॉइंट तो ये लिख लीजिए, स्प्रिंग सॉरी स्प्रिंग नहीं, स्ट्रिंग फोर्स। टेंशन का मतलब हो गया स्ट्रिंग फोर्स। स्प्रिंग नहीं बोल रहा हूं, स्ट्रिंग बोल रहा हूं भाई। पीते हैं ना आप लोग स्ट्रिंग, क्या बोलते हैं उसको? टेंशन। तो पता नहीं, वो देखने में अजीब सा लाल लाल। तो स्ट्रिंग फोर्स यानी कि टेंशन, है ना। स्ट्रिंग फोर्स यानी टेंशन change suddenly after cutting, change suddenly after cutting। कट होते के साथ सडनली वो चेंज हो जाता है ना। चलिए दूसरा तो कोई रूल नहीं है, वो तो मान के चलिए आपको समझ में आ गया। जो कट होगा वो 0 होना ही है, पर दिमाग बैठा लीजिए, सोचना नहीं है। बाय डिफॉल्ट अपने माइंड में आ जाए, बाय डिफॉल्ट अपने माइंड में आ जाए, जिसका कटेगा तुरंत 0 हो जाएगा। आइए अब स्प्रिंग के केस करते हैं अलग से। तो मैं सारा सिस्टम सेम रख रहा हूं, सिर्फ स्ट्रिंग की जगह स्प्रिंग ला रहे हैं। देखिए मान एक स्प्रिंग है, ऊपर m था तो अभी भी m ही रख रहे हैं। फिर यहां से 2m का मास था,
ठीक है ना जी। अब पहले बिना कट किए हुए सारा पैरामीटर निकालो। यहाँ का टेंशन बोल दो या स्प्रिंग फोर्स बोल दीजिए और एक्सेलेरेशन बोल दीजिए। तो एक्सेलेरेशन तो आंख बंद करके क्या है जी, 0। बात समझ पा रहे हैं? तो एक्सेलेरेशन तो अभी भी 0 बोल सकते हैं, ए बी नाम दे दीजिए चाहो तो अभी भी हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन ऑफ ए एंड बी 0 होगा। एक्सेलेरेशन तो 0 होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ओके, स्प्रिंग फोर्स क्या बता सकते हैं? स्प्रिंग फोर्स में देखो, अब एक्स की भाषा में नहीं सोचेंगे के एक्स, क्यों? क्योंकि कहीं गिवन ही नहीं है इसका ओरिजिनल लेंथ कितना है, एक्सटेंशन कितना है। तो दूसरे तरीके से सोचेंगे। दूसरा तरीका क्या है? स्प्रिंग को क्या मान लो, स्ट्रिंग मान लो, सिंपल। क्लियर है ना? तो यहां पर सेम उसी तरीके से निकलेगा। मान लो इसका नाम स्प्रिंग 1 रखते हैं, इसका नाम स्प्रिंग 2 रखते हैं। तो क्या आप सोच पा रहे हैं? नीचे लगेगा 2mg और ऊपर लगेगा स्प्रिंग फोर्स। क्लियर है ना? तो बताइए ये वाले स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होगा इसका वैल्यू कितना होगा? 2mg। क्या आप मेरी बात सोच पाए? हेलो, क्या सोच पाए? इस पूरे स्प्रिंग में हर जगह क्या 2mg ही रहेगा? भाई ये स्प्रिंग में 2mg नहीं रहेगा, सेम स्प्रिंग में सेम रहता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जरा डायरेक्शन सोचो जरा। अगर मैं इस 2mg के पास, 2m के पास इस स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन खोजूं तो किधर, ऊपर या नीचे? ऊपर। फिर बोला नीचे, तो भाई स्प्रिंग उस पर नीचे लगाएगा ऊपर लगाएगा फोर्स। क्लियर है ना? देखो डायरेक्शन में कंफ्यूजन होना है तो स्ट्रिंग की तरीके से सोचना, टेंशन का जिधर डायरेक्शन उधर स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर नहीं सोच पा रहे हैं कि स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगा तो आप मान लो ये पूरा एक स्ट्रिंग है। अब बताओ एक स्ट्रिंग होता अभी अभी तो टेंशन किधर लगता है? यहाँ ऊपर। और यहाँ पे किधर लगता? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो यही डायरेक्शन भी होता FS2 का, स्प्रिंग फोर्स 2, या टेंशन भी बोल दीजिए FS2 का। क्लियर है? तो देखो अपन नीचे वाले स्प्रिंग का फोर्स निकाल दिए, नीचे वाले ब्लॉक और ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन निकाल दिए। क्लियर है ना? अब तुरंत इसका बता दो जरा, इसका भी टेंशन समझ पा रहे हैं ना? इसका तुरंत हो जाएगा FS1 हो जाएगा 3mg। क्या ओरल सोच पाए? कोई बोले डायरेक्शन तो अब तुरंत ऐसा बताएंगे? नहीं बताएंगे, बोलेंगे नहीं बताएंगे, डॉक्टर बनने के बाद बताएंगे ऐसा। हाँ फी दो फिर बताऊंगा, प्रिस्क्रिप्शन लिख कर दूंगा, टेंशन शुड बी अप ऐसा। क्या क्लियर है? मेरी बात समझ पा रहे हैं? जब भी इस टाइप के कंडीशन में कभी भी दिक्कत हो आप मान लेंगे स्प्रिंग एक स्ट्रिंग है, एक धागा है, जिधर टेंशन होगा उधर स्प्रिंग फोर्स। सेम कहानी है, कई बार बातें कर चुके हैं। क्लियर है ना ये? अब कट होने के बाद क्या होता है ये देखिए। तो जस्ट आफ्टर कटिंग, ठीक है, नीचे वाले को कट किए थे ना? ठीक है, देखो यही डायग्राम में थोड़ा सा मैं सिर्फ दिखा दे रहा हूँ कि कट किए हैं हम, जैसा भी दिखाना है कट किए हैं। यहाँ पे कट किया, आप थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेना। ओके, तो रूल क्या था? जिसका कटा वो तुरंत क्या हो जाएगा? बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो स्प्रिंग फोर्स 2 है, ऐसे भी सोचो ये कट कर हट जाएगा तो इस स्प्रिंग को कोई खींचने वाला बचेगा क्या? तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा क्या? तो जैसे टेंशन 0 हो गया था, अब ये FS2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? G। सेम ना? वो अब तो ये फ्री फॉल की तरह गिरेगा। एक कट होने के बाद वो रुकेगा क्या कि मैं नहीं गिरता हूं, थोड़ी देर बाद गिर, ये जैसे ही कट होगा उसी समय गिर जाएगा। क्लियर है ना? आइए फिर भी FBD बना देते हैं। तो 2m का अगर FBD बनाओगे तो जो ऊपर लग रहा था जिसका नाम था FS2 वो इमिडिएटली 0 हो जाएगा क्योंकि वो कट हुआ है। जिसका कटा वो तुरंत 0 हुआ। क्लियर है ना? फिर भी अगर और इसका G निकालना है तो नीचे लग रहा है 2mg, इसीलिए नेट फोर्स इक्वल टू ma करोगे इसका एक्सेलेरेशन G ही मिलेगा और वो नीचे की तरफ होगा। कोई दिक्कत नहीं है।
दिक्कत यहां है, एम को बहुत ध्यान से समझिए जरा, इस एम को एक मिनट बोर्ड पे ध्यान रखिए। मैंने अभी अभी आपसे बातें भी किया था। स्प्रिंग जो होता है ना, वो आपकी तरह, जैसे क्लास का क्वेश्चन सॉल्व हो गया नहीं हो गया आपको कोई पता ही नहीं चलता, अलग धुन में रहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी तरीके से ये स्प्रिंग कट गया मर गया इसको कुछ नहीं पता चलता है, ये अपनी धुन में रहता है। थोड़ी देर बाद तो पता चलेगा, टीचर आपको डांटता है तब तो पता चलता है अच्छा अच्छा लिखना है, अदरवाइज आप भूल जाते हैं क्या करना है। तो ये जो फोर्स है ये कट होने के तुरंत बाद नहीं बदलेगा। पहले अगर 3 mg था तो अब भी 3 mg ही रहेगा, कट होने के बाद हमेशा नहीं रहेगा, जस्ट आफ्टर बोला जा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या बात समझ पाए? तो जैसे ही कट होगा इसकी स्प्रिंग का वैल्यू नहीं बदलेगा, स्प्रिंग फोर्स, समझ पा रहे हैं? ऐसा मान लो कुछ इनर्शिया की तरह, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। नीचे वाला कट होगा इसका तो इमीडिएटली जीरो हो जाएगा, टेंशन में ये भी इमीडिएटली बदल गया था, पर स्प्रिंग फोर्स में ये नहीं बदलेगा, अभी भी 3 mg ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स तुरंत नहीं बदलेगा। क्या ये बातें समझ में आया? गया? थोड़ा स्पेस बनाओ ना जी, कहीं पे एडजस्ट करेगा। ये बात गया? स्प्रिंग फोर्स तुरंत नहीं जीरो होगा या तुरंत नहीं बदलेगा, जीरो तो होता ही नहीं, जीरो तो नीचे वाला होगा। स्प्रिंग फोर्स तुरंत नहीं बदलेगा कट होने के बाद, पर टेंशन तुरंत बदल जाता है स्प्रिंग वाला। क्लियर है ना? आइए, तो अगर पहले एम पे ऊपर की तरफ FS1 लग रहा था तो अभी भी लगेगा, उसका वैल्यू अभी भी 3 mg ही होगा। तो FS1 पहले भी 3 mg, अभी भी 3 mg। क्लियर ना? हाँ, mg बदल जाएगा इसका, पहले पूरे के साथ करते थे जो भी है, तो अभी इसका नीचे क्या लगेगा? mg। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब आप डिसाइड करो, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा मूविंग रहेगा, ये अब आपको डिसाइड करना है। मूविंग होगा ना, साफ साफ लग रहा है। किधर मूविंग होगा, नीचे या ऊपर? ऊपर। तुरंत ये ऊपर की तरफ उछलेगा, जैसे ही कट करोगे तुरंत ये ऊपर की तरफ उछल जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो ये ऊपर जाएगा कुछ एक्सेलेरेशन से। अभी एक्सेलेरेशन निकालना क्या ही मुश्किल है, हम क्या लिखेंगे? नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, 3 mg माइनस mg शुड बी इक्वल टू एम ए, सबका एम एम एम, 3g माइनस जी 2g इक्वल टू ए, यानी एक्सेलेरेशन का वैल्यू 2g आ गया, वो भी ऊपर की तरफ, वो भी अपवर्ड। क्या सोच पाए? कट नीचा किए, वो ऊपर चला गया, और टेंशन का वैल्यू भी बदल गया। टेंशन मतलब स्प्रिंग वाला टेंशन या स्प्रिंग फोर्स का वैल्यू। तो अब यहां पर एक्सेलेरेशन ब्लॉक, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है ए, ये ब्लॉक है बी। तो देखो कटिंग होने के बाद कैसे चीजें चेंज हुआ, कटिंग होने के बाद कैसे चीजें चेंज हुआ। एक्सेलेरेशन ऑफ ए ये बन गया अपना 2g, और ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन ऑफ बी ये बन गया g, और वो नीचे की तरफ टेंशन या स्प्रिंग फोर्स ऑफ 1, स्प्रिंग फोर्स ऑफ 1 ये रह गया 3 mg, कोई चेंज नहीं हुआ, पर स्प्रिंग फोर्स ऑफ 2 ये बदल कर हो गया 0, ये जस्ट आफ्टर। तो पूरी कहानी बदल गया, पहले दोनों एक्सेलेरेशन 0 था, एक का टेंशन था स्प्रिंग फोर्स था 2 mg, एक था 3 mg। देख लीजिए, क्लियर है ना? आगे बढ़े। तो दो बातें अगर आपको माइंड में परमानेंटली, अभी अभी आपने जगह भी बना लिया है, अब रखना है, तो कौन सी दो बातें रखेंगे दिमाग में? स्प्रिंग में, कटिंग ऑफ स्प्रिंग में
पहली बात तो सेम है कि जिसका कटेगा वो तुरंत क्या हो जाएगा, जीरो। जिस स्प्रिंग कटेगा, स्प्रिंग 2 कटा था तो स्प्रिंग 2 का फोर्स हो गया जीरो, वहां स्ट्रिंग कटा था उस स्ट्रिंग का टेंशन हो गया था जीरो। तो ये तो रूल हो गया, ऐसा समझो यूनिवर्सल रूल है कि जीवन में जिसका कटा वो गया, है ना। यहां आ जाओ एक्सेलेरेशन में। एक्सेलेरेशन में देखिए आपको ये याद रखना, एक्सेलेरेशन बोलो, एक्सेलेरेशन निकलेगा फोर्स से, तो फोर्स तुरंत नहीं बदलेगा, स्ट्रिंग में तुरंत बदल गया था। तो ये पॉइंट लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए जरा, ये पॉइंट नीचे लिख लीजिए। देखिए स्प्रिंग फोर्स does not change या changes, spring force does not changes suddenly, it takes some time, ऐसा नहीं कि 3 mg फिक्स ही रहेगा, 3 mg फिक्स रहेगा, वो ना SHM करना शुरू कर देगा। इसके आगे की कहानी अभी नहीं करना है हम लोगों को, तो बहुत सारी कहानी SHM चैप्टर करेंगे वहां पर आएगा। अभी बस यहीं तक करना है कि सडन जस्ट आफ्टर क्या होगा। आपको क्या लगता है ये ऊपर जाकर ऊपर चलते चला जाएगा क्या? अब सोचो, फिर वो नीचे आएगा, समझ पा रहे, फिर वो ऊपर जाएगा, डैम्प ऑक्सीलेशन होगा या SHM होगा, जैसे भी कहिए, समझ पा रहे। वो भी अपनी सिलेबस में है, वो करेंगे जब SHM पढ़ेंगे तब। अभी बस यहीं तक रह जाएंगे, क्लियर है ना। तो एक क्वेश्चन दे अब करेंगे, ठीक है, कल करेंगे पर अच्छे से ना, एक बार कल इसी पे क्वेश्चन करना है हमें, तो आप अच्छे से एक बार माइंड में बैठा कर लाइए कि स्ट्रिंग कटेगा तो क्या होगा, स्प्रिंग कटेगा तो क्या होगा, क्लियर है ना। चलिए।